हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, 2 दिन वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और अभी भी आ रही है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐतिहासिक काल का वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए तथा कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, जिसमें हमने इतिहास के 3 पार्ट बताए थे: प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब तक हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। उसमें पत्थरों के बड़े बड़े औजार मिले हैं, जिसलिए उसमें पाषाण काल को रखा गया है। और आग ऐतिहासिक काल में हमने बताया था कि उसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा था। और जो हमारा ऐतिहासिक काल है, यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। इसके बारे में जो लिखित स्रोत उपलब्ध हैं उसे पढ़ा भी जा सका। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय, मतलब इसके पहले जो कुछ भी बीत चुका है, जैसे कोरोना काल जो इसके पहले आया था और उसका लिखित साक्ष्य प्रमाण है, सब कुछ ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखता है। अभी जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके पहले का जितना भी समय जो बीत चुका है, सब कुछ ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक पुरातात्विक और एक साहित्य। पुरातात्विक क्या मतलब? जिसमें पुरातत्व प्राप्त हुए हों, प्राचीन चीज़ें प्राप्त हुई हों, जैसे कोई सिक्का, कोई अभिलेख लिखा हुआ, जैसे जूनागढ़ का अभिलेख अशोक द्वारा लिखा गया, अशोक स्तंभ, और कितने सारे सिक्के, टेराकोटा के सिक्के, सोने के सिक्के, किस राजा के काल में कौन से सिक्के चले थे, यह सब कुछ पुरातात्विक स्रोत कराता है। और साहित्य क्या? आपको पता है ऐतिहासिक काल में साहित्य स्रोत प्राप्त हुए, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, उसी को साहित्य कहा जाता है। साहित्य भी 2 प्रकार के प्राप्त हुए, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। यहाँ मैं आपको धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य की बात कर रही हूँ, ना कि धर्म की। धार्मिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण को भी कई भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि वेद के कितने भाग हैं, क्या, ये सब नहीं। कौन सा वेद किसने लिखा, कौन सा पुराण किसने लिखा, कितने पुराण की संख्या है, यहाँ केवल साहित्य की चर्चा की जाएगी ऐतिहासिक काल में। और गैर ब्राह्मण में हम जैन और बौद्ध को पढ़ेंगे। जैन और बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ेंगे, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित किताबों को पढ़ेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म में कौन कौन सी किताबें हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, यह सब किस धर्म की किताबें हैं, किस काल की हैं, किसके द्वारा लिखी गई, यह सब पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? एक ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और उसे पढ़ा भी जा सका है, वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। आज मतलब अभी से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, वह सब क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़ेंगे कॉइन के बारे में, सिक्का के बारे में। सिक्के के अध्ययन को न्यूरोमैस्टिकस कहा जाता है। न्यूरोमैस्मेटिकस कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोमैस्मेटिकस कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोमैस्मेटिकस कहा जाता है। जो मिट्टी का सिक्का होता है उसे टेराकोटा, मिट्टी की जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे टेराकोटा कहा जाता है। यह मैंने आपको आग ऐतिहासिक काल में बताया था, जब हमें मिट्टी की घड़ा प्राप्त हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल में जब मिट्टी का घड़ा प्राप्त हुआ था, मृंदभाड़ जिसे कहते थे, नवपाषाण काल में, तब हमने आपको बताया था टेराकोटा शब्द जो है, या मिट्टी के बर्तनों को या मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को टेराकोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर टेराकोटा का सिक्का मिला है, यानी मिट्टी का सिक्का बरामद हुआ है, या सिंधु सभ्यता में बना था। तो मिट्टी का सिक्का किस सभ्यता में मिला था? टेराकोटा का सिक्का किस सभ्यता में मिला था? सिंधु सभ्यता में। मौर्य काल में किस प्रकार का सिक्का प्राप्त हुआ? तो मौर्य काल में पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए, आहत सिक्के प्राप्त हुए और चित्र बने हुए सिक्के प्राप्त हुए, तथा पहला धातु का सिक्का प्राप्त हुआ। कहाँ पर? मौर्य काल में। मौर्य काल में क्या क्या प्राप्त हुआ? मौर्य काल में पंचमार्क के सिक्के, आहत सिक्के, चित्र बने हुए सिक्के और धातु के सिक्के प्राप्त हुए। कहाँ पर? मौर्य काल में। पंचमार्क
आहत एक ही चीज़ होता है, लेकिन आहत का जो सिक्का होता है उस पर लिखावट नहीं होती। पंचमार्ग क्या मतलब 5 धातुओं को मिलाकर बना हुआ सिक्का, उसे हम पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। यह हमें मौर्य काल में बरामद हुए थे। मौर्य काल में हमें क्या क्या कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए थे? पंचमार्ग सिक्के, आहत सिक्के, चित्र बने हुए सिक्के और धातु का सिक्का। आहत सिक्के जो थे उस पर लिखावट नहीं होती थी, केवल उस पर क्या होता था, चित्र बना हुआ होता था। और धातु का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? मौर्य काल से। टेराकोटा का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से किस प्रकार का सिक्का प्राप्त हुआ? टेराकोटा अर्थात मिट्टी का बना हुआ सिक्का। और आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य काल से। आहत सिक्के की विशेषता क्या है? तो उस पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बना हुआ होता था आहत सिक्के पे। फिर उसके बाद आता है मौर्य काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो पर्ड चांदी के जो सिक्के थे वह मौर्य काल के सबसे प्रचलित सिक्के थे। सातवाहन काल जब आता है तब वहाँ पर शीशे के सिक्के का उपयोग किया जाता है। किस सिक्के का? शीशे का बना हुआ सिक्का सातवाहन काल में उपयोग किया जाता है। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सोने का सिक्का पहली बार किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनानी सैनिकों के द्वारा, यूनानी शासकों के द्वारा सोने का सिक्का। सातवाहन काल में कौन सा सिक्का? शीशे का सिक्का। सातवाहन काल में कौन सा सिक्का? शीशे का सिक्का। मौर्य काल में पंचमार्ग, आहत सिक्के और धातु का सिक्का। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का। आहत सिक्के की विशेषता क्या है? उस पर लिखावट नहीं होती थी, केवल क्या होता था, चित्र बना हुआ होता था। शीशे का सिक्का किस काल का है? सातवाहन काल का। यूनानी शासकों द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? सोने का सिक्का, वो भी पहली बार। जो चीज़ें पहली बार होती हैं उसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनानी शासकों द्वारा सोने का सिक्का पहली बार चलाया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? कुषाण शासकों द्वारा। यूनानियों द्वारा सोने का सिक्का तो चलाया गया परंतु वह पेवर नहीं था, लेकिन जो पेवर गोल्ड का सिक्का चलाया गया वह कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया। उसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के यूज किए गए, लेकिन जब आप जानते हैं मात्रा अधिक होती है तो शुद्धता कम हो जाता है। किसी भी चीज़ की आप मात्रा अधिक कर दें, जैसे आप घर में सब्जी बना रहे हैं, अगर आपने सब्जी थोड़ा सा बनाया तो बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो उसकी शुद्धता में कमी आ जाती है। इसी तरह गुप्त काल में सोने का जो सिक्का था वह सबसे ज़्यादा चलाया गया था, इसलिए वह अशुद्ध सोने का सिक्का था। कैसा हो गया था? वो अशुद्ध हो गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया? तो गुप्त काल में। यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में यूज किया गया? गुप्त काल में। उस समय का शासक गुप्त काल का कौन था? स्कंद गुप्त था। स्कंद गुप्त के शासनकाल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया, लेकिन वह किस प्रकार का सोना हुआ करता था? अशुद्ध हुआ करता था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। वह बहुत ज़्यादा दिमागी राजा था, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था। उसने जब देखा कि जो सिक्का प्रचलन में है वह अशुद्ध हो चुका है, तो उसने उस सिक्के को शुद्ध करने की बजाय, शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता, तो शुद्ध करने के बजाय चांदी का सिक्का चलवा दिया विक्रमादित्य द्वितीय ने। यह भी गुप्त काल का ही राजा था। चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य द्वितीय ने नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका क्या नाम था? विक्रमादित्य। उसके बाद गुप्त काल में एक और सिक्का प्रचलित था, मयूर शैली का सिक्का, जो समुद्रगुप्त के समय में प्रयोग में लाया गया, जिस पर मोर बने हुए होते थे। मयूर शैली का सिक्का किसके शासनकाल में आया? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक देखा गया। मतलब मयूर का जो था, इसका लंबे समय तक प्रचलन चला था, मयूर शैली के सिक्के का। और किसके शासनकाल में आया था? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। जब उसके बाद गुप्त काल में ही कौड़ी का प्रयोग देखा जाता है। तो गुप्त काल में कितने प्रकार के सिक्के देखने को मिले? सर्वाधिक सिक्के का, सोने के सिक्के का उपयोग गुप्त काल में, लेकिन वह सोना कैसा था? अशुद्ध था। किसके शासनकाल में? स्कंद गुप्त के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के का उपयोग किया गया, लेकिन वह सोना अशुद्ध हुआ करता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चांदी का सिक्का यूज किया गया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में मयूर शैली का सिक्का उपयोग में लाया गया, और जो गुप्त काल में कौड़ी का भी उपयोग गुप्त काल में ही किया गया। कौड़ी का उपयोग कब किया गया था? कौड़ी वही जो समुद्र में मिलते हैं, शंख के टाइप में छोटे छोटे होते हैं, उसे कौड़ी कहा जाता है। वह उसका प्रयोग कब किया गया था? गुप्त काल में किया गया था।
चमड़े का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। शिहाबुद्दीन कौन है? हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन कैसे सिक्का प्रारंभ कर सकता है? तो जिस तरह आपने देखा अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, वैसे ही शिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए शासन दिया गया था हुमायूं द्वारा। तो इसने अपना नाम इतिहास में रखने के लिए चमड़े का सिक्का लॉन्च किया था। किसका सिक्का? चमड़े का सिक्का। रुपये का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। रुपये का प्रयोग शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। दाम का प्रयोग भी शेर शाह सूरी द्वारा किया गया और सोने की असरफी भी शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। रुपया, दाम और सोने की असरफी तीनों शेर शाह सूरी द्वारा लॉन्च किया गया था, परंतु तीनों में अंतर था। जो दाम था यह छोटे मतलब निम्न वर्ग के लिए था, रुपया जो था ये मिडिल वर्ग के लिए था, और सोने की जो असरफिया थी वह उच्च लोगों के लिए था। जैसे आप अगर निम्न फैमिली से हैं, 1 लीटर दूध लेने जा रहे हैं तो आप 2 दाम देंगे, और अगर मिडिल फैमिली से हैं तो 2 रुपया देंगे, और अगर उच्च फैमिली से हैं तो 2 सोने की असरफिया देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपसे बताइएगा टेराकोटे का सिक्का किसका बना हुआ होता था? टेराकोटा मिट्टी का। किस सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में। मिट्टी का सिक्का किस सभ्यता में? टेराकोटा का सिक्का किस सभ्यता में प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता में। यूनानी शासकों द्वारा कौन सा सिक्का प्रचलन में लाया गया पहली बार? सोने का सिक्का। यूनानी शासकों द्वारा कौन सा सिक्का पहली बार प्रचलन में लाया गया? तो सोने का सिक्का। सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसके काल में उपयोग किया गया? गुप्त काल में। लेकिन किस प्रकार का वह सिक्का होता था? अशुद्ध होता था। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया? कुषाण शासकों द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? कुषाण शासकों द्वारा। मौर्य काल के समय में कौन कौन से सिक्के चले? आहत या पंचमार्क के सिक्के, आहत सिक्कों और धातु के सिक्के। आहत सिक्कों की खासियत क्या थी? उस पर लिखावट नहीं होती थी, उस पर केवल क्या बने होते थे? चित्र बने होते थे। वेरी गुड। आहत सिक्के कैसे होते थे? लिखावट नहीं होती थी, उस पर चित्र बने होते थे। सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? गुप्त काल में, स्कंद गुप्त के द्वारा। लेकिन वह कैसा होता था? अशुद्ध होता था। चांदी का सिक्का किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चांदी का सिक्का, जिसका नाम क्या था? विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? मयूर शैली का समुद्रगुप्त के द्वारा। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। चमड़े का सिक्का किसके द्वारा हुआ था? शिहाबुद्दीन के द्वारा। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का प्रारंभ हुआ था। रुपया, दाम तथा सोने की असरफियाँ शेर शाह सूरी द्वारा। रुपया, दाम तथा सोने की असरफियाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। दाम निम्न वर्ग के लिए, रुपया मिडिल वालों के लिए, और सोने की असरफियाँ हाई मतलब उच्च अमीरों के लिए सोने की असरफियाँ थी। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए अब आप लोग बताइए, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? एक ऐसा कालखंड जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं? प्राप्त हुए हैं, और उसे पढ़ा भी जा सका है। ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। कौन कौन से? पुरातात्विक और साहित्य। पुरातात्विक मतलब क्या? जिसमें पुरानी चीज़ें प्राप्त हुई हों, पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हों। और साहित्य क्या? लिटरेचर, जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ हो उसे लिटरेचर। पुरातात्विक में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? अनेक प्रकार के सिक्के और अभिलेख। पुरातात्विक में क्या क्या प्राप्त हुआ? अनेक प्रकार के सिक्के और अभिलेख। साहित्य में क्या प्राप्त हुआ? धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुई। धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुई। धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण। और गैर धार्मिक में ब्राह्मण और हिंदू दोनों धार्मिक में आते हैं। गैर धार्मिक में गैर ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। या किसके द्वारा लिखा गया था? ब्राह्मण काल में। किस काल में? ब्राह्मण काल में। और गैर ब्राह्मण काल में हम किस धर्म को पढ़ेंगे? जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को। गैर ब्राह्मण काल में क्या पढ़ेंगे? जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या पढ़ेंगे हम? सिक्के और अभिलेख। साहित्य को धार्मिक और गैर धार्मिक। साहित्य में ब्राह्मण, ब्राह्मण में
वेद, वेदांग, ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध धर्म। वेरी गुड। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मेटिकस। न्यूमेस्मेटिकस। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मेटिकस कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिकस कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे? टेराकोटा। किस प्रकार के? टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बने हुए सिक्के। कब प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? टेराकोटा के। जो किसके बने हुए थे? मिट्टी के। मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए? आहत। आहत को ही पंचमार्क कहा जाता है। पंचमार्क का मतलब होता है 5 धातुओं का मिश्रण, और आहत में हमें चित्र प्राप्त हुआ था, लेकिन कोई भी लिखित चीज़ें उस पर प्राप्त नहीं हुई थी आहत सिक्कों पे। और धातु के सिक्के कब प्राप्त हुए थे? मौर्य काल में। मौर्य काल में जो सबसे प्रचलित सिक्का था उसे क्या कहा गया? पर्ड। पर्ड किस प्रकार का सिक्का था? चांदी का सिक्का था। यह मौर्य काल का सबसे प्रचलित सिक्का हुआ करता था। शीशे का सिक्का किस काल में? सातवाहन काल में। वेरी गुड। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा। सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में। किसके शासन काल में? स्कंद गुप्त के शासन काल में। सर्वाधिक मात्रा में अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में, स्कंद गुप्त के शासनकाल में। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, वह भी गुप्त काल का एक राजा है। उसके शासनकाल में चांदी का सिक्का बरामद हुआ है। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के शासनकाल में। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के शासनकाल में। पूरे गुप्त काल में मयूर शैली का जो सिक्का था यह सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। तो गुप्त काल में कौन कौन से सिक्के हो गए? अशुद्ध सोने के सिक्के, चांदी का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का और कौड़ी का प्रयोग। यह सब किस में हुआ था? गुप्त काल में। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। रुपया दान तथा सोने की असरफियाँ शेर शाह सूरी द्वारा। रुपया दान तथा सोने की असरफियाँ शेर शाह सूरी द्वारा। दाम निम्न वर्ग लोगों के लिए, रुपया मिडिल वर्ग के लिए, और जो सोने की असरफियाँ हैं वह उच्च वर्ग के लोगों के लिए। उम्मीद है यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम आपको अभिलेख पढ़ाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसमें मेरी मदद करिए। थैंक यू सो मच।